आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। अब प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके 5 सरफेस होते हैं। कौन कौन से 5 सरफेस होते हैं वो देखते हैं। ये हमारा प्रिज्म हो गया। कौन कौन सा? ये पहले सामने वाला ये पहला फेस, पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, और ये इस साइड जो होगा इस तरह से है। ये जो सामने तरफ पहला सरफेस, ये पीछे दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। और पांचवा बेस जो इसका हुआ, मतलब ये हो गया पांचवा हो जाएगा। नंबर अपने ऊपर है, ये पहला दूसरा हो गया था, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। इतने सरफेस होते हैं और ये जो एंगल होता है यहाँ पे उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको ए से डिनोट करते हैं। प्रिज्म को हम 2D में देखते हैं, 2D में अच्छे से समझेंगे। ये 2D हो गया, ये हमारा प्रिज्म। यहाँ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इस पे एक रे आता है, इंसिडेंट करवाए, तो क्या होता है, ये मान लेते हैं एयर से, ये जो प्रिज्म है वो किस चीज का है? ग्लास का है। तो एयर से ग्लास में, मतलब लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी और मीडियम में जब लाइट जाता है तो क्या होता है, ये मान लेते हैं एयर और ये ग्लास, तो क्या होता है, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होगा। अब इस पे हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ झुक गया। अब फिर यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब फिर देखिए हाई डेंसिटी से क्या हो रहा है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जा रहा है। फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर नॉर्मल एक ड्रॉ करेंगे इस वाले सरफेस पे, तो ये इस तरह होगा। और क्या होगा, जब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जाता है तो नॉर्मल से दूर भाग जाता है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो है इंसिडेंट रे और इमर्ज रे, और ये जो बीच में है, बीच वाला जो रे है उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब आप बोलिएगा रिफ्रैक्टेड रे तो ये भी है, लेकिन हम इसे जब प्रिज्म का बात करते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे का अगर बात हो रहा है तो ये जो बीच में है उसका बात होता है, ठीक है। और ये इमर्ज रे, इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और यहाँ जो एंगल बनेगा ई, ठीक है, ठीक है। अब देखिए प्रिज्म, अगर एक प्रिज्म ले लेते हैं, मतलब अगर रेगुलर प्रिज्म का बात करें तो क्या होगा, ये इसके तीनों एंगल जो होंगे वो 66 डिग्री के होंगे, तो होगा रेगुलर प्रिज्म, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसी में चलते हैं फिर से। अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता, ये प्रिज्म नहीं होता, तो ये लाइट हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये इस तरह से जाता अगर प्रिज्म नहीं होता। और ये जो रे है इसको हम अगर इससे पीछे ले जाएं तो क्या होगा, यहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा, और ये जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे डेल, ठीक है, डेल से डिनोट करेंगे। अब ये देखिए जो एंगल है यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि ये जो लाइट है वो प्रिज्म के कारण कितना बेंड हो गया। ये इस तरह से जा रहा था, इस तरह से, लेकिन प्रिज्म के कारण क्या हो गया, बेंड हो गया और डायरेक्ट इस तरह से चला गया, ठीक है। लेकिन ये अब किस पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। कुछ फैक्टर देखते हैं जिन पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब डेल डिपेंड करता है। पहला कौन सा फैक्टर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये होता क्या है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, या फिर किसी किताबों में ईटा से भी डिनोट किया गया है। ये होता क्या है, जिस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है वो लाइट को उतना ही अधिक बेंड करेगा। जैसे हम ले लेते हैं पहले वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो कितना होता है, 1.33 होता है, ठीक है। फिर ले लेते हैं किसका, ग्लास का, एयर के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1.5 होता है। और फिर डायमंड का ले लें तो वो कितना होता है, 2 होता है। मतलब सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है, तो सबसे अधिक बेंड कौन करेगा, डायमंड। मतलब बेंड से क्या है, ये देखिए इंसिडेंट रे, ये मान लेते हैं एयर और ये ग्लास, तो आ रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा,
तो ये क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है कि लाइट कितना अधिक बेंड होगा, ठीक है। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान अधिक है, वैल्यू अधिक है, तो डेल का मान भी अधिक होगा। कैसे, देखते हैं प्रिज्म बना के। देखिए ये हमारा प्रिज्म हो गया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, क्या होगा, लो डेंसिटी से एयर से ग्लास में जा रहा है, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में, नॉर्मल की एयर बेंड हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। फिर अब ग्लास से फिर एयर में जा रहा है, मतलब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी पे, तो क्या होगा, ये नॉर्मल हो गया हमारा, तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अधिक होगा वो उतना अधिक बेंड करेगा, और जितना अधिक बेंड करेगा उतना अधिक यहाँ पे जो एंगल बनेगा डेल वो अधिक होगा, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने पे डेल का मान भी बढ़ता है। अब अगला फैक्टर कौन सा है, अगला फैक्टर है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होता है, ये हम प्रिज्म का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की दूरी बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगा मतलब इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, पहले से कम होने लगेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेल का मान भी कम हो जाएगा। मतलब इफ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कम हो जाएगा और तो डेल का मान भी कम हो जाएगा। समझ में आ गया टेम्परेचर। अब एंगल ऑफ प्रिज्म, अब एंगल ऑफ प्रिज्म में कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं। ये प्रिज्म हो गया हमारा, ये प्रिज्म है, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म अधिक है तो क्या होगा, डेल का मान भी अधिक होगा, ठीक है। इसको बढ़ाते जाएंगे, एंगल यहाँ का बढ़ाते जाएंगे, डेल का मान भी बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद आता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं। देखिए किसी भी लाइट में क्या, सॉरी सन के लाइट में कितने 7 कलर होते हैं, कौन कौन सा, विबिक्योर, तो वेवलेंथ सबसे कम होता है वायलेट का, ठीक है, ठीक है, और सबसे अधिक होता है रेड का। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है वो सबसे अधिक बेंड होगा। मतलब ये प्रिज्म है और इधर से अगर लाइट गया तो यहाँ पे जो लाइट बनेगा, मतलब 7 रंग दिखेंगे, तो उसमें सबसे नीचे जो दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, V, फिर उसके ऊपर I, और सबसे ऊपर जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, रेड, ठीक है। जिसके लिए वेवलेंथ सबसे कम है उसका एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी डेल्टा का मान जो होगा ये सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। और जिसके लिए सबसे अधिक है उसके लिए क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, अब ये कैसे डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अब ये होता क्या है, देखिए ये हमारा प्रिज्म है, जिस एंगल से यहाँ पे ये जो एंगल बनता है वो होता है आई। अब देखिए पहले जब हम आई का वैल्यू बढ़ाएंगे तब तो कुछ देर के लिए डेल का मान कम होता जाएगा, लेकिन फिर जब कुछ लिमिट के बाद अगर बढ़ाएंगे, मतलब आई का मान फिर से हम बढ़ाएं और अधिक बढ़ाने लगे, तो क्या होगा, फिर डेल का मान फिर बढ़ने लगेगा। बड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। देखिए पहले शुरू में आई का मान हम जब बढ़ा रहे थे कुछ पॉइंट तक, कुछ दूर तक, तो डेल का मान कम होता गया। फिर जब आई का मान हम और अधिक बढ़ाने लगे उस पॉइंट से और आगे, तो क्या हुआ, डेल का मान अधिक होने लगा। ये कैसे होगा, देखिए ग्राफ से समझते हैं। ये हो गया डेल, ये हो गया आई, ठीक है। यहाँ पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंट कम था, ये यहाँ पे, फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ाया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और फिर जब बढ़ाने लगे तो ये वापस से बढ़ने लगा। मतलब ये कुछ इस तरह से कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो लास्ट सबसे कम जहां पे होगा, मतलब किसी एक ही पॉइंट पे होगा, जरूर हमेशा एक ही पॉइंट पे होगा, ठीक है, उसको डेल में मिनिमम होगा वहां पे, और उसके बाद जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डेल का मान फिर बढ़ने लगेगा। तो पॉइंट क्या होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फिर ये मिनिमम होता कब है, वैल्यू जब मिनिमम आ जाता है तो क्या क्या होता है, ये प्रिज्म हो गया, इंसिडेंट रे, आई ई,
तो जब मिनिमम होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और बराबर होगा किसके, ई के, ठीक है, इसके बराबर होगा ये। और क्या होगा, जब ये बराबर है तो R1 और R2 भी बराबर होगा, तो R1 बराबर होगा हमेशा, कब, जब डेल मिनिमम होगा, डेल का वैल्यू जब मिनिमम होगा, ठीक है। और एक क्या है, ये जो रे है ये इसके बेस के प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगा, मतलब अगर इसका नाम लिख दें, क्या दे देते हैं, ये ए, ये बी, सी, डी, ठीक है। तो ये बी सी पैरेलल होगा बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है, यही है। अगर ये डेल का वैल्यू मिनिमम होगा तो ये होगा ही होगा, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, R1 इक्वल टू R2, और ये जो रे है रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होगा प्रिज्म के बेस के।